मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है, यानी एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें 1 से लगाकर 9 तक अवयव है। फिर एक समुच्चय ए है जिसमें 4 अवयव है, बी में भी 4 अवयव है, सी में भी 4 अवयव है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें पहला ज्ञात करना है ए का पूरक, ए डैश हमें ज्ञात करना है। ए डैश कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है तो उसमें से क्या कर दो, यूनिवर्सल सेट में से आप उस समुच्चय को घटा दो, आपको जो है ए का पूरक समुच्चय मिल जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से मुझे क्या निकालना है, समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 और 4। अच्छा, माइनस कैसे करते हैं, वे अवयव जो यूनिवर्सल में सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है, उन अवयवों का हमें एक समुच्चय बनाना है। अच्छा, एक ए में है इसलिए एक को नहीं लिखना, 2 है नहीं लिखना, 3 है, 4 है। अब 5 है 7 8 9 ए में नहीं है तो ए डैश में वही आ जाएंगे जो ए में नहीं है, यानी ए के बाहर जो भी अंक है वो हमें लिखने हैं। तो ए के बाहर कौन कौन है, 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे क्या निकल जाएगा, ए का पूरक निकल जाएगा। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, ए यूनियन सी का पूरक लेना है अपने को, यानी ए यूनियन सी का हमें पूरक लेना है। तो क्या करेंगे कि आप क्या करो, यूनियन में से ए यूनियन यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी को घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन सी का डैश मिल जाएगा। अच्छा, यू मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर मुझे ए यूनियन सी यानी ए के अवयव भी लेने हैं और सी के अवयव भी लेने हैं। तो ए में क्या है, 1 2 3 और 4, साथ में सी के भी लेने हैं क्योंकि इनका यूनियन करना है। अच्छा, सी में क्या है, 3 4 5 6, 3 4 तो पहले से है मेरे पास में, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 6, यानी वे अवयव जो ए में भी है और सी में भी है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी। अब इसको जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मुझे इसका पूरक मिल जाएगा। तो देखो, वे अवयव हमें लिखने हैं इस समुच्चय के अंदर जो ये नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। तो बाकी कौन है, 7 8 और 9। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 8 और 9। ठीक है, तो ये किसका पूरक हो गया, ए यूनियन सी का पूरक हो गया। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है ए यूनियन बी का पूरक लेना है आपको, ए यूनियन बी का पूरक लेना है। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को घटा दूंगा तो मुझे ए यूनियन बी का क्या मिल जाएगा, पूरक मिल जाएगा। अच्छा, यूनियन मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से मुझे ए यूनियन बी निकालना है, यानी ए के अवयव भी और बी के अवयव भी लेना, ए यूनियन बी का मतलब है। तो इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 2 4 6 8 है, तो वे अवयव जो दोनों में है, तो 1 2 3 और 4 ये तो मैंने लिख दिया। अब इसमें वे अवयव लिखने हैं जो अभी तक नहीं आए, तो 2 तो आ गया, 4 भी आ गया, बचा कौन, 6 और 8। तो यहाँ आ जाएगा 6 और 8। अब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो वे अवयव लिखने हैं जो इसमें नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 5 नहीं है तो 5 आ जाएगा। फिर 6 है, 7 नहीं है तो 7 आ जाएगा। इसमें 8 है तो 8 नहीं आएगा। अब कौन बच गया, 9। तो ये आपके आ गया ए यूनियन बी का पूरक। फिर चौथा देखो, चौथा है ए डैश का डैश, ए का पूरक और वापस पूरक। मैंने एक सूत्र बताया था कि किसी भी समुच्चय का पूरक है और वापस उसका पूरक करते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, वही समुच्चय मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्योंकि ए आया है तो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। फिर पांचवा हमारे पास में यहाँ पर बी माइनस सी का पूरक। अच्छा, ये समझना थोड़ा, बी माइनस सी का पूरक, यानी मुझे यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं बी माइनस सी का पूरक ज्ञात कर पाऊंगा। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 से 9 तक है, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
फिर b माइनस सी सेट बनाना अपने को। तो b माइनस सी का मतलब क्या होता है, वे अवयव जो b में तो है लेकिन c में नहीं होने चाहिए। तो b मेरे पास है 2 4 6 8 और यहाँ है 3 4 5 6। तो यहाँ देखो 2 4, ये जो 4 है वो इसमें भी है और 6 जो है वो इसमें भी है। तो 4 और 6 हम नहीं लेंगे। अब बचा कौन, बचा आपके पास में 2 और 8, 2 और 8। तो ये हो जाएगा b माइनस सी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस 2 8 को इसमें से घटाना है। तो 2 8 अवयव इसमें नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। तो अब कौन कौन हुआ, 1, फिर 2 नहीं होना चाहिए, 3 4 5 6 7, 8 नहीं होना चाहिए, तो कौन बच गया, 9। तो ये आपके b माइनस सी का पूरक हो जाएगा। फिर लास्ट है, हमें निकालना है b का पूरक, b डैश। अच्छा, b डैश क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से b को घटा देंगे। यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और b मेरे पास क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। तो 2 4 6 8 को नहीं लिखना, बाकी सबको लिखना। तो बच गया कौन, 1 3 5, फिर 7 और 9, यानी विषम संख्याओं का समुच्चय बच जाएगा। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, यदि यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी और एच तो निम्न के पूरक ज्ञात करने हैं, यानी इनके पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। अच्छा, ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दूँ, यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से मैं ए समुच्चय निकाल दूँ। तो यूनिवर्सल मेरे पास है ए बी सी डी से लगाकर एच तक, और ए क्या है, ए बी सी, यानी इसमें अब ए बी सी के अवयव नहीं लिखने हैं, बाकी सब लिखने हैं। तो ए बी सी को हटा दो, ए बी सी हटा दो, है ना। तो ए बी सी हट गया, तो पीछे क्या बचा, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच। तो ये हो जाएगा ए डैश। इसके बाद में मुझे इसका पूरक ज्ञात करना है, यानी बी डैश ज्ञात करना है। तो बी डैश को हटा देंगे, यूनिवर्सल में से बी डैश को बी को हटा देंगे तो हमें बी डैश मिल जाएगा। तो डी ई एफ जी को हटाया तो ए तो है, बी भी है, सी भी है, डी इसमें आ गया इसलिए नहीं लिखेंगे, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, लेकिन एच नहीं आया, तो एच को लिखना पड़ेगा। फिर सी देखो, सी डैश ज्ञात करना है, तो यूनिवर्सल में से सी को हटा देंगे। यूनिवर्सल ए से लगाकर एच तक है, और यहाँ हमारे पास ए आ गया तो ए नहीं लिखना। फिर बी आएगा, सी आ गया नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई आ गया नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी आ गया तो अब बच गया कौन, एच बच गया, तो एच को लिखना पड़ेगा। फिर डी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना, यूनिवर्सल में से आप डी को हटा दो तो ए बचेगा, ए इसमें है इसलिए ए नहीं आएगा, तो बी आएगा, फिर सी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा, एफ जी एच यहाँ पर आ गया इसलिए अब कुछ नहीं आएगा। तो ये है पूरक समुच्चय ज्ञात करने का तरीका, यानी यूनिवर्सल में वो सेट हटा दो। प्रश्न संख्या 3 है, यदि प्राकृत संख्या का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है तो निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब देखो, हमने यहाँ प्रश्न कह रहा है कि नेचुरल नंबर को आपको यूनिवर्सल सेट मान के चलना है, यानी नेचुरल सेट नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लगाकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को आपको क्या मानना है, एक यूनिवर्सल सेट मानना है। फिर इनके पूरक समुच्चय आपको ज्ञात करने हैं, यानी ए का पूरक। अच्छा, पूरक क्या होता है, जैसे अपन वेन डायग्राम में पढ़ चुके हैं कि अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और ए जो है एक समुच्चय है, तो इसका ए डैश क्या होगा, इसको छोड़कर के बाकी के सारे अवयव जो होंगे वो ए का पूरक होगा, यानी ए को छोड़कर सब कुछ, वही इसका पूरक समुच्चय होता है। तो यही बात अब यहाँ पर अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे कि अगर a जो है इसमें प्रत्येक x, यानी x का मतलब कि नेचुरल नंबर में यहाँ पर कितना होता है, 1 2 3 और डट डट लगाकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर ये जो x है वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। प्रत्येक x जो है वो एक सम प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर में एक सेट है a, जिसमें a खाली कौन सी संख्या है, सम संख्या है। यानी अगर इसका मैं सेट बनाऊँ तो सेट क्या आएगा, 2 4 6 8 और ये अनंत तक सारी की सारी सम प्राकृत संख्या आएगी।
तो अब ए डैश क्या होगा, यानी ए डैश सम प्राकृत संख्या नहीं होनी चाहिए। ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए में है वो एक भी अवयव नहीं लिखना, यानी कि आपके पास जो नेचुरल नंबर यू है उसमें से आपको इस ए को हटा देना है। तो और ए क्या है, सम प्राकृत संख्या है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो सेट बनेगा उसमें x जो होगा वो प्रत्येक x एक आपकी कौन सी संख्या होगी, विषम प्राकृत संख्या होगी, क्योंकि सम तो हम निकाल रहे हैं, तो बची कौन, विषम प्राकृत संख्या। एक विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ऐसे भी लिख सकते थे आप कि x जो है वो एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो सम संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी आप लिख सकते थे। अच्छा, दूसरा देखो, इसका मुझे पूरक समुच्चय ज्ञात करना है और अब की बार ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो नेचुरल नंबर में से अगर अपन विषम संख्या निकाल देंगे तो बाकी कौन सी बची, सम संख्या बची। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का जो पूरक अब बचेगा वो कौन सा बचेगा, x, जहाँ प्रत्येक x जो है, अब मैं दूसरा लैंग्वेज लिख रहा हूँ यहाँ पे, x बिलोंग्स टू n, यानी कि x जो है वो एक प्राकृत संख्या होगी और x में कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो फिर कौन सी बची, सम संख्या बची। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, प्रत्येक x जिसमें x जो है एक सम प्राकृत संख्या, ऐसा भी लिख सकते थे। अब मैं दूसरे प्रकार से लिख रहा हूँ कि x है ना नेचुरल नंबर होगा, लेकिन x जो है वो विषम प्राकृत संख्या नहीं होगी, विषम संख्या नहीं होगी, नहीं है। तो आप थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करके कुछ भी लिखो, लेकिन सही लिखो, ठीक है। अच्छा, फिर इसका पूरक ज्ञात करना है, लेकिन अब की बार ये जो प्रत्येक x है वो एक 3 का गुणज है, यानी a जो सेट होगा वो 3 का पहाड़ा होगा। तो फिर नेचुरल नंबर में से हमें इस 3 के पहाड़े को हटाना पड़ेगा, तभी तो हमें a डैश मिलेगा, यानी a का पूरक समुच्चय मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक x, जो x है वो प्राकृत संख्या तो होगी, लेकिन अब की बार जो है वो x जो है वो 3 का गुणज नहीं होगा, 3 का गुणज नहीं है। ये हमें उत्तर में लिखना है। फिर इसके बाद में देखो, ये एक समुच्चय है जिसमें प्रत्येक x जो है x एक अभाज्य संख्या। अच्छा, अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो सेट बनेगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये सारी की सारी अभाज्य संख्या बनेगी। तो मुझे क्या करना है, इस प्राकृत संख्या के समुच्चय में से अगर मैं अभाज्य संख्या को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, पूरक समुच्चय बचेगा, यानी a डैश, यानी a का जो पूरक समुच्चय होगा उसमें प्रत्येक x जो होगा उसमें x जो है वो बिलोंग तो करेगा नेचुरल नंबर को, बिलोंग तो करेगा नेचुरल नंबर को, और उस x में जो है कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे x जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको कौन सा समुच्चय मिल जाएगा, a का पूरक समुच्चय मिल जाएगा। पांचवा देखो, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो 3 और 5 से विभाजित एक संख्या है। तो अगर मैं इसको सेट a मानूं तो इसका रोस्टर रूप मेरे पास में क्या आएगा, 3 और 5 से विभाजित होने वाली। तो 3 और 5 से कौन विभाजित होगा, देखो 15 जो है वो 3 से भी विभाजित होता है और 5 से भी विभाजित होता है, यानी अगर मैं 3 और 5 को गुणा करूं तभी तो 15 आया मेरे पास में, समझ गए। यानी कि 15 का अगर मैं पहाड़ा लेता हूं तो प्रत्येक संख्या जो होगी वो 3 और 5 को क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो अगर इसका मैं रोस्टर रूप बनाऊं तो 15, फिर 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये इसका रोस्टर रूप बनेगा। अच्छा, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से आपको ए हटाना पड़ेगा। अच्छा, यूनिवर्सल क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब इसमें से मैं 15 का पहाड़ा हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास बचा प्रत्येक x जिसमें x जो है, अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3 ऐसे डैश डैश करके चलता रहेगा, फिर 14 आएगा,
लेकिन हमें 15 नहीं लिखना है क्योंकि 15 हटाना है। तो क्या आ गया, 16 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर डैश डैश करूँगा तो फिर बाकी आपके 29 आएगा। फिर 30 को नहीं लिखेंगे, सीधा किसको लिखेंगे, 31 को लिखेंगे। ऐसे करके अनंत तक संख्या चलती जाएगी, लेकिन उसमें 15 का पहाड़ा नहीं आएगा। तो अब मुझे जो है इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखूँगा, प्रत्येक x, जहाँ x जो है वो एक नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन जो है वो x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो x जो है वो 15 का गुणज नहीं होना चाहिए, 15 का गुणज नहीं है। 15 के पहाड़ा को 15 का गुणज बोलते हैं, ठीक है, 15 का गुणज नहीं है, ये ध्यान रखना आप। फिर ये देखो छठा, प्रत्येक x जिसमें x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं इसको समुच्चय A मानूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 का पूर्ण वर्ग 1, 2 का पूर्ण वर्ग 4, 3 का पूर्ण वर्ग 9, 4 का पूर्ण वर्ग 16, तो ये संख्या आपके पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। अब मुझे यहाँ पर ये ज्ञात करने का बोल रहा है A डैश यानी पूरक समुच्चय, तो यूनिवर्सल में से आपको A हटा देना है। तो मैं इसको समुच्चय निर्माण में लिख सकता हूँ, प्रत्येक x, जहाँ x तो आपके नेचुरल नंबर होगा, लेकिन जो है उसमें x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। तो x जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपके पास में समुच्चय निर्माण के रूप में आपको ऐसे समझाना पड़ेगा। सातवां देखो क्या है, प्रत्येक x जिसमें x जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या होगी लेकिन उसमें पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। यही तो होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय जो मतलब जो समुच्चय है उसको हटा दो, पूरक समुच्चय उसी को कहते हैं। तो इसका जो है पूरक समुच्चय होगा, यूनिवर्सल में से a को हटा दो तो आपको वो समुच्चय मिल जाएगा। यानी x जो है उसमें प्रत्येक x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और ये x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण घन संख्या नहीं होनी चाहिए। तो x जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर दूसरा देखो, आठवां, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो x + 5 = 8 का समीकरण है। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं सरल करूँ x + 5 = 8 को, तो 5 उधर जाएगा, तो x = 8 - 5 हो गया, तो x बराबर मुझे क्या मिला, 3। यानी x में मुझे केवल एक ही अवयव मिल रहा है, और वो कौन सा है, 3 है। केवल एक ही अवयव मिल रहा है, वो कौन सा है, 3 है। अब मुझे a डैश ज्ञात करना है, यानी यूनिवर्सल में से मैं क्या हटा दूंगा, a हटा दूंगा। a का मतलब इसमें से क्या हट गया, सिर्फ 3 हटा। तो अब मैं इसकी क्या परिभाषा कह सकता हूँ कि प्रत्येक x, जहाँ x तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और जो है वो x क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। क्योंकि a क्या है, 3 है, 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को मैंने हटा दिया, यहाँ से क्या मिल गया, a का पूरक मिल गया। इसमें भी एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को सरल करते हैं। देखो क्या आता है, 2x + 5 = 9, तो 5 उधर गया, तो 2x = 9 - 5 कितना बच गया, 4। अब ये गुणे में है, इधर आएगा, तो x = 4/2 कितना बचा, 2। तो यहाँ भी एक अवयव मिला मुझे, और वो कौन सा मिला, 2। तो मैं कहूँगा समुच्चय A में केवल एक ही अवयव है, और वो 2 है। अब वो कह रहा है a डैश ज्ञात करना है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से मुझे a हटाना पड़ेगा। अब मैं वही कहूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कहूँगा कि प्रत्येक x जिसमें x जो है वो एक नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि मुझे 3 हटाना पड़ेगा। सार्वत्रिक समुच्चय में से a को हटाना है, तो कौन सा हटाऊंगा, 3 ही तो हटाऊंगा। 10वां है, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो 7 के बराबर है और 7 से बड़ा है। तो इसको मैं अगर मानूं a समुच्चय, तो इसका रोस्टर रूप मुझे क्या मिलेगा, 7 के बराबर है। हमें पता है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन x क्या है, x 7 के बराबर है और 7 से बड़ा है। यानी 1 2 3 4 5 6 तो हट गए, आपके हट गए ना, क्योंकि ये फिक्स कह रहा है कि यहाँ पर x जो है वो 7 के बराबर है, तो 7 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, और x 7 से बड़ा यानी 8 9 10 और ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर मुझे a डैश ज्ञात करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से a को हटाना पड़ेगा, और a ये पूरा है, नेचुरल नंबर पूरा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि नेचुरल नंबर में से 7
के बाद की सारी संख्या हटा दो, अनंत तक की सारी संख्या हटा दो, तो क्या बची 1 2 3 4 5 और 6 ये बची। अब समुच्चय निर्माण के रूप में मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x प्रत्येक x जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और x जो है वो 1 से 6 तक ही है, यानी कि x जो है वो 6 से छोटा और 6 के बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसा भी कह सकता था वो 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये प्रत्येक x 7 से छोटा है, 1 7 से छोटा, 2 7 से छोटा, 6 भी 7 से छोटा। तो चाहे तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ए डैश आपका दोनों ही सही है। अब देखो मैं 11वां कर रहा हूँ, 11वां में इसको मिटा देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, प्रत्येक x जिसमें x जो है एक प्राकृत संख्या है और एक समीकरण दी हुई है, तो पहले एक समीकरण को सरल करते हैं। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। अच्छा, इसको सरल करेंगे, एक उधर जाएगा तो 2x बराबर 9 आ गया, फिर x बट्टे में इधर आएगा तो x इज ग्रेटर देन 9/2। x क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में कोई बट्टे की संख्या नहीं होती। लेकिन अब 9 में अगर मैं भाग दूँ 2 का तो 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, पॉइंट लगेगा 0, यानी आया 4.5। यानी वो जो संख्या है x वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, 4.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा, यानी 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ए डैश मुझे चाहिए। ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे, तो यूनिवर्सल तो 1 2 3 4 पूरा है और इसमें से 5 6 7 हटाना है, तो इसका मतलब है क्या क्या बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया और 4 बच गया, 4 भी बचेगा। 5 6 7 8 के बाद सारे हट गए। अब मुझे इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, प्रत्येक x जहाँ x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को और x जो है वो 1 2 3 4 ही है, यानी कि वो जो है छोटा होना चाहिए 9/2 से, 9/2 से वो छोटा होना चाहिए, तभी तो आपको 1 2 3 4 मिलेगा। समझ गए? तो ये आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4, यदि यूनिवर्सल सेट 1 से लगाकर 9 तक का एक अवयव है जहां a 2 4 6 8 का सेट है, b जो है 2 3 5 7 का सेट है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें दो प्रश्न दिए हुए, LHS और ये RHS, दोनों को हमें बराबर करना है, दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। वैसे हमने नोट्स में पढ़ा था ये दोनों कौन से लॉ है, कौन से नियम है, डी मॉर्गन नियम। ये कौन से नियम है, डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी का मैं पूरक करता हूँ, डैश करता हूँ, तो वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का मैं पूरक करता हूँ तो मुझे मिलता है ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसको अपन क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखो सबसे पहले ए यूनियन बी का डैश करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के दोनों ही अवयव लिखने हैं। ए है 2 4 6 8 और बी है 2 3 5 7। तो दोनों को अगर मैं मिला के क्रमशः लिखूँ तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी आएगा और फिर इसमें 6 भी है, उसमें 7 भी है और 8 भी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के अवयव भी लिखने हैं और बी के अवयव भी लिखने हैं। अच्छा, अब मुझे इसका पूरक निकालना है, यानी ए यूनियन बी का मुझे डैश करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय में से आप ए यूनियन बी को निकाल दो, आ जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से मुझे ए यूनियन बी मैंने ये भी लिखा है यहाँ पर, क्या है 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मुझे निकालना है। यानी कि माइनस का मतलब ये पीछे वाली संख्या का अवयव कोई भी नहीं आना चाहिए। तो 1 इसमें नहीं है तो 1 लिख दो,
2 इसमें है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है। क्या नहीं है? 9 नहीं है, तो 9 इसमें आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का जो डैश आया मेरे पास कितना आया? 1 और 9। अच्छा, अब ए डैश और बी डैश का अपन क्या करते हैं? इंटरसेक्शन करते हैं। अब अपन आर एच एस लेते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एल एच एस लेने पर। अब मैं ले रहा हूँ आर एच एस लेने पर। तो सबसे पहले मुझे ए डैश निकालना है। यहाँ मत लिखो, एक काम करो, यहाँ लिख दो। ये लिया ना अपन ने, एल एच एस लेने पर। और आर एच एस के लिए भी अभी व्यवस्था करते हैं आपके। तो पहले आप ए डैश ज्ञात करो। ए डैश का मतलब है जो ए में नहीं है, यानी यूनिवर्सल में से आप ए को निकाल दो। तो 1 2 3 1 से लगाकर 9 तक यूनिवर्सल में। यहाँ 2 4 6 8 यानी विषम संख्या हटानी है आपको। बचा क्या? 1 3 5 7 और 9। 2 4 6 8 हट गया। ऐसे ही अपन बी डैश ज्ञात करेंगे। तो बी डैश क्या आएगा कि यूनिवर्सल में से आप बी को हटा लो। और बी मेरे पास है 2 3 5 7, तो 2 है। इसका मतलब 1 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। फिर 3 भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 4 आएगा। 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। और इसके साथ 9 भी आएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे ए डैश और कॉमन लेना है बी डैश। ए डैश और बी डैश का कॉमन लेना है। यहाँ मैं लिखूँगा एल आर एच एस लेने पर। तो ए डैश क्या है मेरे पास में? ये है 1 3 5 7 और 9। मुझे कॉमन लेना है बी डैश में से। बी क्या है? बी डैश 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों में कॉमन संख्या लेनी है अपने को। तो 1 दोनों में है, इसके साथ 9 भी दोनों में है, इसके अलावा कोई नहीं। अब आप थोड़ा ध्यान दो। ए डैश कॉमन बी डैश कितना आया? 1,9। फिर ए यूनियन बी का जो ऊपर डैश है वो कितना आया आपके पास में? 1 और 9। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एल एच एस और आर एच एस आपस में क्या है? बराबर है। अब अपन ये दूसरा वाला सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको भी। तो इसमें क्या है देखो, ए कॉमन बी का डैश। अगर मुझे ए कॉमन बी का डैश करना है तो इसके लिए मुझे ए कॉमन बी तो पता होना चाहिए। ए कॉमन बी क्या है, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। तो ए कॉमन बी यानी कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको। 2 दोनों में है, इसके बाद में कोई दोनों में नहीं है। 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 भी नहीं। केवल 2 ऐसा है अवयव जो दोनों में है। अब मुझे ए कॉमन बी का डैश निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से मुझे 2 को हटा देना है, बाकी सबको रखना है। यही होता है इसका मतलब। तो 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 8 और 9 ये बचेगा। अच्छा, ये हो गया आपका एल एच एस। अब मैं निकालूंगा आर एच एस, लेकिन उससे पहले ए डैश बी डैश निकाल देते हैं। ए डैश अभी मैंने निकाला था। ए डैश क्या होता है कि जो ए में नहीं है। तो ए में सम संख्या है, तो अब इसमें कौन सी बच जाएगी? विषम संख्या बच जाएगी। 1 3 5 7 और 9। अच्छा, बी डैश क्या है? तो बी डैश यहाँ पर 2 3 5 7 है, तो जो बच गया बाकी कौन बच गया? 1 यूनिवर्सल में से है ना। 1 2 आ गया, 3 आ गया, तो 4 5 इसमें है, 6 आएगा, 7 इसमें है, 8 और 9 आएगा। अब मुझे क्या करना? ए डैश यूनिवर्सल बी डैश। अब इसका यूनिवर्सल यानी जो अवयव ए डैश में है वो भी लिखने हैं, जो अवयव बी डैश में है वो भी लिखने हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए डैश में है 1 3 5 7 9, 1 है, यहाँ दोनों में है तो एक बार ही लिखना है। फिर 2 है क्या दोनों में? नहीं है। फिर 3 है, इसमें 4 है, इसको भी लिखेंगे। इसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 2 बार आ रहा है तो 9 एक बार आना चाहिए। अब आप एल एच एस, ये आपका क्या हो गया? आर एच एस। क्या हो गया? आर एच एस। अब एल एच एस देखो और आर एच एस देखो। एल एच एस आपकी कितना है? 1 3 4 5 6 7 8 9। और आर एच एस आपका क्या है? 1 3 4 5 6 7 8 9। दोनों सेम है।
तो मैं कह सकता हूँ LHS बराबर RHS। और हमें ये ज्ञात करना था, ज्ञात की जगह इसको हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है। 5वां प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्न का वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख में मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स होता है आयताकार, और उस आयताकार बॉक्स के अंदर 2 सेट है, तो हमें 2 सेट को किसके रूप में बताना है? एक वृत्ताकार गोले के रूप में दर्शाना है। ये आपका A हो गया और ये आपका क्या हो गया? B हो गया। और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आयत पूरा एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे अवयव होते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है A यूनियन B के डैश, डैश मतलब A यूनियन B के बाहर, डैश का मतलब यानी पूरक समुच्चय, जो भी समुच्चय है उसके बाहर A यूनियन B यानी A से लगाकर B तक की सारी संख्या हो गई आपकी। तो A यूनियन B का मतलब ये पूरा, ये होता है A यूनियन B का मतलब। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसका मुझे पूरक लेना है। क्या लेना है? पूरक। पूरक का मतलब क्या हो गया? A यूनियन B के बाहर का सब कुछ। तो इन दोनों के बाहर अब क्या बचा? ये वाला बच गया आपकी सारा। तो अब ये जो रेड कलर्ड है, लाल कलर है, वह आपका क्या हो गया? A यूनियन B का डैश हो गया। ये जो रेड कलर्ड है ना, रेड कलर, वो जो है आपका ये वेन आरेख में आएगा। अब इसका दूसरा करते हैं। देखो दूसरी चीज क्या निकल के आती है, यही सारी समझने की बात है। अच्छा, वेन आरेख बनाना है इसका, तो आयताकार बॉक्स बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर सेट A भी लिखना है और सेट B भी लिखना है। तो ये हो गया A और ये हो गया B। अब पहले तो देखो ये क्या कह रहा है? A डैश, A डैश यानी A के बाहर जो भी है उन सबको आपको लेना है। A के बाहर, A के बाहर जितना भी जो कुछ भी है उन सबको लेना है आपको। तो A के बाहर देखो ये सब कुछ है। अब ये A के अंदर नहीं आना चाहिए कोई भी अवयव। A के बाहर आपको सब कुछ लेना है। अच्छा, B तो आ रहा है ना, B भी लेना है। A के बाहर सब कुछ लेना है, इसमें B भी आ जाएगा। फिर कह रहा है B डैश, B डैश यानी B के बाहर सब कुछ। तो अब B के बाहर सब कुछ करेंगे, तो इसमें A भी आएगा, लेकिन B का कुछ भी अवयव नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कॉमन लेना है आपको, इनका कॉमन लेना है। कॉमन यानी जो ऐसे लाइन क्रॉस हो रही है ना, वो लाइन लेनी है। तो यहाँ देखो, यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ भी सिंगल लाइन है, लेकिन इसके बाहर सारी की सारी क्या है? डबल लाइन है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये वाला वेन डायग्राम और ये वाला वेन डायग्राम दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब भी ये है कि इन दोनों गोलों के बाहर की सारी संख्या, और इसका मतलब भी यही है कि इन दोनों गोलों के बाहर की संख्या। इंटरसेक्शन का मतलब जो ये लाइनें ऐसे क्रॉस कर रही है वो वाले अवयव आएंगे, और वो वाले अवयव कहाँ कहाँ है? इन दोनों गोलों के बाहर है। इस गोले में सिंगल लाइन है, इस गोले में भी सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन वाले अवयव हमें नहीं चाहिए, हमें डबल लाइन वाले अवयव चाहिए। और डबल लाइन कहाँ कहाँ है? इन दोनों गोलों के बाहर है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। इसी को तो डी मॉर्गन नियम कहते हैं। यही तो डी मॉर्गन नियम है। लेकिन ये अब की बार मैंने किससे समझाया? वेन आरेख से आपको समझाया। अब इसको समझो, इसमें भी आपको वेन आरेख बनाना है, तो आयताकार बॉक्स बनाना है, वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। इसके बाद में आपको 2 गोले लेने हैं, एक समुच्चय A है, दूसरा समुच्चय B है। फिर A कॉमन B का जो है हमें क्या करना है? डैश करना है। वैसे A कॉमन B क्या होता है? तो A कॉमन B यानी ये अंदर वाला, ये A कॉमन B होता है। यही होता है कि जो A में भी है और जो B में भी है। तो ये A यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें आ जाएगा, B यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें आ जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो इसमें लिखेंगे अपन, जो भी अवयव होगा वो इसके अंदर होगा। लेकिन ये कह रहा है डैश करो इसका, तो इसका डैश मतलब इसके बाहर जो कुछ भी है, तो इसके बाहर देखो ये सब कुछ है। जो भी अवयव इसके बाहर होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये रेड कलर में जो भी आ रहा है आपको, वो इसका वेन डायग्राम में अवयव होंगे। इसके बाहर के सारी चीज़ें
यही इसका मतलब है। ठीक है, चलो अब चौथा पॉइंट देखो, क्या ये भी यही आ रहा है क्या? चलो इसको समझेंगे अब। तो इसके लिए अपन एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे, दो गोले बनाएंगे इसके अंदर, एक होगा ए, दूसरा होगा बी। अच्छा, ये कह रहा है ए डैश। ए डैश का मतलब ए के बाहर का सब कुछ। तो ए के बाहर का सब कुछ ले लेता हूँ पहले मैं। ये ए के बाहर का सब कुछ आ गया। अब बी डैश का मतलब बी के बाहर का सब कुछ। तो बी के बाहर का सब कुछ ले लेते हैं अपन। ये बी का बाहर का सब कुछ ले लिया। अच्छा, अभी मैंने बताया जो लाइनें क्रॉस कर रही है वो तो कॉमन या इंटरसेक्शन वाली लाइनें हैं। जो सिंगल लाइनें हैं वो यूनिवर्सल यानी यूनियन वाली लाइनें हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यूनियन दिया हुआ है। यूनियन का मतलब है, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर ए के बाहर जब हमने सब कुछ लिया था तो ये नहीं आया था। अच्छा ठीक है, बी के बाहर भी हमने लिया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ए के बाहर का सब कुछ लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, बी के बाहर का सब कुछ लेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। अब ये कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए के बाहर का भी कुछ नहीं लेना है और बी के बाहर का भी कुछ नहीं लेना है। यानी कि कौन सा लेना है आपको? जो अवयव यहाँ बाहर दिख रहे हैं उनका यूनियन लेना है। ए के बाहर कुछ का लेना है, ए के बाहर का सब कुछ लेना है और बी के बाहर का सब कुछ लेना है। तो ये जो डबल लाइनें क्रॉस की हुई है वही तो लेना है। कौन सा नहीं लेना है? यहाँ पर जो लाइन कोई नहीं दिख रही है वो नहीं लेना है आपको। जहाँ पर कोई लाइन नहीं दिख रही है वो नहीं लेना है। यूनियन का मतलब सब कुछ, सिंगल लाइन भी लेनी है, डबल लाइन भी लेनी है, सिंगल लाइन भी लेनी है, डबल लाइन भी लेनी है। तो सिंगल लाइन भी लेनी है, डबल लाइन भी लेनी है। लेकिन जहाँ लाइन ही नहीं है वो थोड़ी ना अपन लेने वाले। तो ये दोनों भी क्या है? बराबर ही है। तो ये मैंने जो है आपको वेन डायग्राम से समझाया है। ये चीज मैंने किससे समझाई? आपको वेन डायग्राम से समझाई है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न वैसे पूरा लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, मैंने उसको गणित लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो प्रश्न समझना। प्रश्न क्या है? मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। तो मैंने यहाँ लिखा U बराबर x, जहाँ x एक त्रिभुज है। एक समतल में सारे त्रिभुज है, उसको हमने सार्वत्रिक त्रिभुज माना। फिर ये कह रहा है कि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है। तो A डैश क्या होगा? तो यानी A जो है प्रत्येक x, जिसमें x जो है एक त्रिभुज है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का है। हम जानते हैं कि त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो A है उसमें कौन सा त्रिभुज है देखना। ये A, ये B और ये C। ये कह रहा है कि कम से कम एक तो 60 डिग्री है, कम से कम एक कोण तो वो 60 डिग्री है। और जो दोनों कोण है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री नहीं होंगे। कम से कम एक ही जो है वो 60 डिग्री का होगा। ये दोनों बाकी बचे वो 60 डिग्री के कभी नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। और यूनिवर्सल सेट में तो सारे त्रिभुज है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, है ना, सारे त्रिभुज है। लेकिन ए में जो है वो कम से कम एक 60 डिग्री वाला जो है वो त्रिभुज है। तब ए डैश क्या होगा? तो मैं कहूँगा ए डैश एक ऐसा त्रिभुज होगा, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। x जो है वो क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। कैसे? देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो A है, ये जो A है वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। जबकि ये जो A है उसमें जो है आपके ये दोनों कोण 60 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि कम से कम एक ही कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। समझ गए आप? तो इसका मतलब है कि जो ऐसा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज जो इसमें नहीं मिलेगा A में, बाकी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? A डैश क्या होगा? जो A नहीं होगा,
जो ए नहीं होगा वही तो ए डैश होगा। तो ए डैश क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि ए समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, इसलिए ए डैश जो है वो समबाहु त्रिभुज होगा। जो ए में नहीं है वही ए डैश है। समझ गए आप? यानी ए के बाहर का सब कुछ, यही ए डैश होता है। फिर सातवें में हमें अगर सूत्र याद होंगे तो हम इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाएंगे, नहीं तो रिक्त स्थान की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसको समझना, ए यूनियन ए डैश। अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊं तो अगर ये ए है तो ए यानी ए भी लेना है आपको, और ए के बाहर, ए डैश का मतलब ए डैश के बाहर, यूनियन मतलब सब कुछ लेना है। तो क्या आ गया? पूरक पूरा आ गया। पूरक पूरा क्या था आपके पास पहले से? यूनियन ही था। तो ये खाली जगह में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। चलो, अब है दूसरा फाइव डैश। हमेशा ध्यान रखना, फाइव डैश यानी खाली डब्बा है, खाली डब्बा, उसका डैश, खाली डब्बा के बाहर का सब कुछ। तो क्या आया? बाहर सब कुछ आ गया। सब कुछ यानी क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट आ गया। अच्छा, यू डैश, यू डैश यानी यूनिवर्सल डैश का मतलब ये हो गया कि ये जो आयत है इसमें ही तो सारे अवयव है। अब इसके बाहर क्या है? इसके बाहर ठेंगा है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो मैं कहूँगा ये क्या हो गया? फाइव आ गया। तो अब ये जो है इसको समझना है, फाइव डैश, फाइव डैश का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। कॉमन ए, तो अगर मैं आपको कहूँ यूनिवर्सल और ए का कॉमन क्या आएगा, तो अगर ये मान लो आपके पास सेट है ए, तो इन दोनों का कॉमन, यूनिवर्सल में तो सारे होते हैं, ठीक है, और ए में खाली ए के अवयव होते हैं। तो ये दो बार आ रहा है आपके, देखो ए में दो बार अवयव आ रहे हैं, यानी कॉमन कौन सा आ रहा है? कॉमन आपके ए आएगा, क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल में भी है और ए जो है वो ए में भी है, ठीक है, इसलिए ये ए आ जाएगा। फिर है ए और ए डैश में कॉमन। अब समझना इसको, ए क्या होता है? जो अंदर के अवयव है। ए डैश क्या होता है? जो बाहर के अवयव है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा आपको? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर है यू डैश। अभी मैंने आपको समझाया था यू डैश क्या होता है? फाइव होता है। फिर फाइव कॉमन ए। तो अगर मैं कहूँ ये तो खाली है और ये भरा हुआ है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा आपको, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा? फाइव होगा।